हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में लाए हैं सॉफ्ट स्किल का यूनिट 5 लास्ट यूनिट है। अगर आप डायरेक्टली इस यूनिट पर पहुंचे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मतलब आप अगर डायरेक्टली 5th यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। उसके दो रीजन है कि यूनिट 5 जो है वो अपने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो उससे आप कहीं ना कहीं रियल लाइफ से उसकी रेलिवेंसी रिलेट कर पाएंगे उसे, तो ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा। और दूसरी बात यह है कि इस यूनिट में केवल दो ही टॉपिक हैं, एक तो लीडरशिप और एक स्ट्रेस। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन अगर आप पूरा का पूरा एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 7 मार्क्स और 2 मार्क्स यानी कि कम से कम 9 मार्क्स का मटेरियल मिल जाएगा। तो आप इसको तैयार करते समय बिल्कुल भी हिचके ना और बहुत लेंदी ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से उसे तैयार करें। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात कह सकते हैं आप। मैं आपको बताती चलूंगी, साथ ही आपको ये बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में 6 बार इसका पेपर हुआ है। ये 7th टाइम है जब आप इसका पेपर देंगे। तो 6 बार के पेपर में क्या क्या आया है, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, सभी आपको बताते चलेंगे। साथ ही साथ इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम बताएंगे। तो आइए बिना देर करे डाल लेते हैं एक नजर आज के सिलेबस पर। लीडरशिप क्वालिटीज, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। और जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो देखिए कुछ स्पेसिफिक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो आप अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। इसमें इंटीग्रिटी इसमें ज्यादा पूछी जाती है, एम्पैथी इसमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कंसीडरेशन इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब स्पेसिफिक क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप तैयार करेंगे। इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर्स, ये इस बार के लिए 7 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ 4 A's, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है और ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है 7 मार्क्स में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज। देखिए जब हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करते हैं तो व्हाट इज लीडरशिप, 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडरशिप होता क्या है? तो अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप एक क्वालिटीज का सेट है, क्वालिटीज का एक ग्रुप है, एक ऐसी क्वालिटीज का सेट है जो बड़े ग्रेट एफर्ट से, ग्रेट एंडेवियर्स से, बड़े प्रयासों से, हार्ड वर्क से डेवलप की जाती हैं। ये कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं है जो आपको बाय बर्थ मिलती हो, इनहेरिटेड होती हो, यानी विरासत में मिलती हो। इनहेरिटेड का मतलब है विरासत में नहीं मिलती हैं ये क्वालिटीज, बाय बर्थ नहीं मिलती हैं, बल्कि इन्हें बहुत प्रयासों से, हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से जो है डेवलप किया जाता है ना। ये क्रिएट की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं बहुत ही ज्यादा प्रयासों से। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप कॉम्पिटेंस है, यानी स्किल है, योग्यता है, एबिलिटी है, आर्ट है एक इंडिविजुअल की जो उसे कैपेबल बनाती है क्या क्या करने में, गेट द वर्क डन बाय अदर्स। देखिए लीडरशिप का मतलब ही ये है कि आप अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वन कांट डू एवरीथिंग, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना। तो लीडरशिप का मतलब ही है कि आप में इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, है ना, आप में इतनी, ये इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं, इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक आर्ट होनी चाहिए आपके अंदर कि आप दूसरों से काम करवा सकें, है ना। इन्फ्लुएंस अदर्स इन ए पॉजिटिव वे, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है लेकिन उनको प्रताड़ित नहीं करना है, उनको फोर्सफुली जो है आपको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उनको पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना है। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप खुद भी वो काम करेंगे। गाइड करना है उनको, लीड करना है अपनी टीम को किस तरह से, इन सच अ वे दैट दे कैन प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स, दैट दे कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट जो वो प्रोड्यूस कर सके, इस तरह से उनको मोटिवेट करना है, उनको गाइड करना है, उनको लीड करना है, अपनी टीम को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, उनमें एक एनर्जी इन्फ्यूज करनी है। मैं उसमें कुछ डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ आपको, अगर आप चाहें तो डेफिनेशन जरूर लिख कर आइएगा। और देखिए आपको पता ही है कि लीडरशिप का क्वेश्चन कोई ना कोई तो आएगा ही, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप लीडरशिप की डेफिनेशन से अगर स्टार्ट करेंगे तो देखिए आपकी कॉपी बाकी लोगों की कॉपी से, बाकी स्टूडेंट्स की कॉपी से बिल्कुल ज्यादा अलग जाके बनेगी और आपको अलग से ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और इस यूनिट को मेरे कहने के अनुसार अगर आप तैयार करते हैं तो आपको वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो अगर हम देखते हैं लीडरशिप क्या है, लीडरशिप इज नॉट ऑल अबाउट टू पास ऑर्डर्स। लीडरशिप का मतलब ऑर्डर पास करना नहीं है, बल्कि बट टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, बल्कि लोगों से काम करवाना है, उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको मोटिवेट करके, उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके, एंड उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी और स्पार्क इन्फ्यूज करके ताकि वो काम कर सकें। लीडरशिप क्वालिटीज, चलिए मैं एक बार डेफिनेशन आपको दे देती हूँ जो आपके बहुत एडिशनल मार्क्स आपको गेन करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो देखिए, ए लीडर, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि ए लीडर इज ए डीलर। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, ए लीडर इज ए डीलर, ठीक है, इन होप, यानी एक लीडर ऐसा व्यक्ति है जो होप का डीलर होता है, ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। इसे आप बॉक्स में लिख कर आइएगा इस तरह से। अगर हम और भी डेफिनेशन की बात करें तो एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है, ए लीडर इज द वन, एक लीडर वो व्यक्ति है, ए लीडर इज द वन हु, फिर आप इस तरह से कर दीजिएगा, नोज द वे, जो सही तरीके जानता है ना, शोज द वे, जो अपने फॉलोअर्स को अच्छे तरीके बताता है, सही रास्ता, सही मार्ग दिखाता है, एंड हु गोज द वे, जो स्वयं भी उस रास्ते पर चलता है। तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, ए लीडर इज द वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। एक और भी डेफिनेशन ले लेते हैं, लीडरशिप इज द कैपेसिटी, लीडरशिप इज द कैपेसिटी to translate vision into reality, to translate vision into reality, जो विजन को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखता है ना। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, एक लीडर ऐसा व्यक्ति है जो विजन को रियलिटी में बदलने की क्षमता, कैपेसिटी रखता है। एक और भी डेफिनेशन है अगर आप लिखना चाहें तो, वैसे तो 3 ही बहुत है, जो आपको पसंद आए वो लिख लीजिएगा। लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, यानी पावर में होना, सत्ता में होना, चार्ज में होना लीडरशिप नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज, यानी कि जो आपके अंडर में है उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, ये लीडरशिप है। तो देखिए कितनी अच्छी सी डेफिनेशन है, आप इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप लिख कर आइएगा, लेकिन लिख कर जरूर आइएगा मेरे कहने से। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक कि लीडरशिप है क्या। अब अगर हम बात करें तो लीडरशिप क्वालिटीज की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति को लीडरशिप अटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए उसमें सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटीज होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि टू respect others the way you want to be respected, to treat others the way you want to be treated, and to judge others the way you want yourself to be judged, यानी लोगों को उस तरह से जज करना जैसे आप अपने साथ न्याय होते हुए देखना चाहते हैं, लोगों की रेस्पेक्ट उस तरह से करना जैसी रिस्पेक्ट आप खुद के साथ होते हुए देखना चाहते हैं, एंड लोगों को इस तरह से ट्रीट करना, व्यवहार करना जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होते हुए देखना चाहते हैं। एम्पैथी का मतलब है योर पेन माई पेन। एम्पैथी सेज, आप यहां पर भी एक डेफिनेशन डाल सकते हैं, एम्पैथी सेज योर पेन माई पेन, आपका दर्द मेरा दर्द, योर पेन माई पेन, ठीक है, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है। तो एम्पैथी इज ऑल अबाउट टू जज अदर्स, ये हो ही गया, मैंने बता ही दिया था, टू रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अदर्स एज वी रिस्पेक्ट आवर डिग्निटी। अब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लीडर जिसके अंदर एम्पैथी होती है, वो क्या क्या करता है, वो ये करता है कि टू नो एंड अंडरस्टैंड द पेन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टीममेट्स। वो टीममेट को केवल काम करने का एक हथियार नहीं बनाता, काम करने के लिए एक काम करने का, सिर्फ करवाना ही उसका पर्पस नहीं होता है, बल्कि उसका पर्पस ये भी होता है कि अगर उसके टीममेट में से किसी मेंबर को पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम को जानना और समझना भी उसका दायित्व तो होता है। टू ट्रीट हिज टीममेट्स एज हिज फैमिली, अपने टीममेट्स को प्रोफेशनली डील करना, लेकिन प्रोफेशनल के साथ साथ उनसे पर्सनली भी उनको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना, ताकि उनके दुख सुख जानने में उसको सहूलियत हो, ताकि वो उसके मेंबर्स उसको आकर अपनी परेशानियां बता सकें, शेयर कर सकें। टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस पेशेंटली एंड कामली, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके शिकवे शिकायतों को, ग्रीवियंसेस माने शिकवे शिकायतों को बहुत
धैर्यपूर्वक और कामली मतलब शांतिपूर्वक सुनना, विदाउट गेटिंग एग्रेसिव, विदाउट गेटिंग इग्नाइटेड, बिना गुस्सा हुए उनकी चीजों को पेशेंटली और कामली सुनना। टू बी सेंसिटिव टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ हिज टीममेट्स, उनके टीममेट्स के जो भी पेन्स हैं, दर्द है, उनके जो सुख हैं, सुख दुख में भागीदारी निभाना, उनके घर अगर शादी है तो शादी समारोह में भाग लेना, बिना ये समझे कि ये तो मेरा नौकर है या ये तो मेरा सबऑर्डिनेट है ना। और उनके पेन्स को समझना। कई बार आपने देखा होगा कि कई कॉलेजेस में डायरेक्टर्स की जो है वो ये बहुत रियल इंसिडेंट है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। किसी बच्चे ने आके कहा कि हमारे फ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो डायरेक्टर तो आप जो है सेशनल कैंसिल करा दीजिए। सेशनल तो घर के एग्जाम होते हैं, वो तो कैंसिल करा सकते हैं ना डायरेक्टर, वो भी इतनी सेंसिटिव बात पर। तो डायरेक्टर ने कह दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सेशनल तो ऐसे ही होंगे। और फिर देखिए कितनी गलत बात है ना। तो आप अगर अपने लोगों के पेन्स और प्लेजर्स को लेकर सेंसिटिव होंगे तभी आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। तो एक एम्पैथेटिक लीडर जो होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है कि इंटीग्रिटी सेज, इंटीग्रिटी डज नॉट हैव एनी, इंटीग्रिटी नीड्स नो रूल्स। यानी जब इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी सेज कि यू आर डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आप सही काम करें, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब है टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। क्या है इंटीग्रिटी का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना, सेल्फ कंट्रोल्ड होना और सेल्फ मोटिवेटेड होना। तो इंटीग्रिटी जो है, जब आप जब आपके अंदर अखंडता होगी तभी आप अपने फॉलोअर्स को इंप्रेस कर पाएंगे। तो इंटीग्रिटी अगर कहें तो अच्छी लीडरशिप की फाउंडेशन स्किल है, एक मूलभूत आवश्यकता है। अब इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि एक लीडर को अपने बिलीफ पर, अपने विश्वासों पर खड़े रहना चाहिए, नो मैटर। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी भी हार्ड, टफ और अनमैनेजेबल, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस उसके पास क्यों ना आए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही घातक क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही टफ क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने आदर्शों पर खड़े रहना है, उसको अपने बिलीफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यानी अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, अगर आप एक डीएम हैं, अगर आप एक एसडीएम हैं, या अगर आप आला दर्जे के कोई ऑफिसर हैं, सीएम हैं, होम मिनिस्टर हैं, आतंकवादियों ने आपके सामने एक डिमांड रखी है कि प्लेन हाईजैक हमने कर लिया है और हम तभी प्लेन को रिलीव करेंगे जब आप हमारे कुछ आतंकवादी फ्रेंड्स को रिलीव कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको झुकना नहीं है, बल्कि एक मिडवे निकालना है, टैक्टफुली आपको वहां पर डील करना है और वहां पर कोई ऐसा मिडवे निकालना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि आपको समझौता नहीं करना है, बल्कि आतंकवादियों की मांग को पूरा किए बिना अपने यात्रियों को छुड़वाना है। ऐसे ही ब्राइब, भाई कई बार आपके पास ब्राइब के अफसर आते हैं कि आप रिश्वत ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। तो आपको रिश्वत नहीं लेनी है, बल्कि अपने ड्यूटीज पर खड़े रहना है ना, अपने आदर्शों पर खड़े रहना है। तो एक इंटीग्रिटी वाला लीडर क्या करता है, वो ऑनेस्ट होता है। आपको इतना सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूं, आपको यहां से लिखना है ना। एक इंटीग्रिटी वाला लीडर क्या करता है, ऑनेस्ट। लेकिन ये इंटीग्रिटी ऐसे आ सकता है, व्हाट इज इंटीग्रिटी, तो आप ध्यान दे लीजिएगा। एक इंटीग्रिटी वाला लीडर ऑनेस्ट होता है, लॉयल वफादार होता है, सच्चा होता है, डेडिकेटेड समर्पित होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड होता है और समय का पाबंद यानी पंक्चुअल होता है। एडहर टू वंस आइडियल्स, वो अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने आदर्शों पर चिपका रहता है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एडहर वर्ड याद ना हो तो ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज। विदाउट हैविंग इंटीग्रिटी यू कांट एक्सपेक्ट योर फॉलोअर्स टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू। ये बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, अगर आप खुद अखंडता में नहीं है, तो आप अपने फॉलोअर्स से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे और जो है लॉयल होंगे, डेडिकेटेड होंगे। अगला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, देखिए कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड है सक्सेसफुल लीडर के लिए। अगर आप समय समय पर, देखिए आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत परेशानी में हैं और आपका फोन अटेंड हो गया, आपने अपने टीचर को फोन करा आधी रात को, अगर टीचर ने फोन अटेंड कर लिया या फोन अटेंड नहीं कर पा रहा तो मैसेज में कह दिया, तो आप शांत हो जाएंगे, है ना। तो एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक अच्छे लीडर के लिए।
एक लीडर को अब लीडर कैसे कम्युनिकेट करेगा? लीडर को कम्युनिकेट करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स से, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना। 24/7 उससे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसको क्यों कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए? अपने टीम मेंबर्स को सोल्यूशन ऑफर करने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए। जब उसके टीम मेंबर्स अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स में घिरा हुआ पाए, टफ टाइम्स में, डिफिकल्ट टाइम्स में घिरा हुआ पाए, तो उस समय उसे कम्युनिकेट करके उनको और सजेशन, सॉल्यूशन और एडवाइस देनी चाहिए। जो है उनको अनदेखा, ओवरलुक नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेट उसे कैसे करना, क्यों करना चाहिए? इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली जब उसके टीम मेंबर्स सिक हो, टायर्ड हो, डिमोटिवेटेड हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, है ना, स्ट्रेस में हो, अंडर स्ट्रेस हो। कम्युनिकेट उसे कैसे करना चाहिए? टू गेट टू नो देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस, है ना। उनको समय समय पर, एक अच्छे लीडर क्या करता है, वो समय समय पर अपने लोगों की प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को जानने का कष्ट करता है ना। कम्युनिकेट टू अपडेट एंड ट्रेन देम, उसे अपने टीम मेंबर्स को अपडेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, अप स्किल करने के लिए, है ना, कि मार्केट में क्या क्या नई स्किल आई हुई हैं, इन सबको अपडेट, एजुकेट करने के लिए, है ना, एजुकेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपस्किल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड, है ना, अपग्रेड करने के लिए उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना। इन्फॉर्म करने के लिए करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए करना चाहिए, परसुएट यानी कन्विंस करने के लिए कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये डिग्री ले सकते हो, तुम पीएचडी कर लो, तुम ये कर लो, तुम C++ का कोर्स कर लो, है ना। इस तरह से उसे इन चीजों के लिए उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। तो जब वो ऐसे कम्युनिकेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाएगा, लोग उसके फैन हो जाएंगे, उसे रियल फॉलोअर्स मिलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए लीडर बनने जा रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या बात हुई, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला लीडर क्या करता है, वो बहुत ही पॉजिटिवली चीजों के बारे में सोचता है, बहुत ही पॉजिटिवली उसके एक्शंस आते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली वो रिएक्शन देता है ना। ही इज रेडी टू टेक रिस्क एंड चैलेंजेस, वो हमेशा चैलेंजेस और रिस्क को लेने के लिए तैयार रहता है। ही टेक्स डिसीजंस पॉजिटिवली एंड क्विकली, वो डिसीजंस बहुत ही पॉजिटिवली लेता है और बहुत तुरंत डिसीजंस लेता है, क्विकली डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने में ही टेक्स नो टाइम, वो टाइम नहीं लगाता। ही इज रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजता रहता है, क्रिएटिव खोजता रहता है और नया नया खोजकर अपने टीम मेंबर्स को भी नई नई चीजें बताता रहता है। ही इज रेडी टू मीट न्यू पीपुल। आप देखिए, अगर एक टीचर है, टीचर से इसका कंपैरिजन करिए, टीचर भी तो एक लीडर ही होता है। तो एक टीचर अगर 10 साल पुराने नोट से पढ़ा रहा है तो आप उसकी क्लास में जाना प्रेफर करेंगे, या एक टीचर जो नए नए चार्ट डायग्राम्स बनाकर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, है ना, उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे ना, जो नयापन ला रहा है अपनी शिक्षा पद्धति में। तो एक टीचर जो है, एक लीडर भी ऐसा ही होता है कि वो हमेशा नया ढूंढता है, क्रिएटिव ढूंढता है ना, हमेशा नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहता है, नए कॉन्टेक्ट बनाने के लिए तैयार रहता है। डेवलप लिख लीजिएगा, चेरिश नहीं लिख पाए तो डेवलप। ही इज ओपन टू कम्युनिकेट विद हिज टीम। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी टीम से कम्युनिकेट करने के लिए ओपन रहता है जब जब टफ सरकमस्टेंसेज हों और अनफेवरेबल सरकमस्टेंसेज हों। जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छा लीडर है, अगर उसके टीम मेंबर्स उसके अगेंस्ट स्ट्राइक पर चले गए हैं तो भी वो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ओपन रहेगा, है ना। और जब वो उससे टफ और अनफेवरेबल सरकमस्टेंसेज में भी कम्युनिकेट करने के लिए ओपन रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली उन लोगों का कॉन्फिडेंस विन कर लेगा, है ना। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब भी कुछ कुछ एम्पैथी जैसा ही है। कंसीडरेशन का मतलब है लोगों को ऐसे जज करना जैसे आप अपने साथ जजमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। अब एक कंसीडरेशन वाला लीडर क्या करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग होता है। अब इस तरह से अगर आपको कुछ पूरा नहीं लिखने को आए ना, तो आप जो ये कीवर्ड मैं बता रही हूँ इनको ऐसे करके लिख लीजिएगा, हेल्पफुल, केयरिंग, है ना। कभी वो नेवर पुल लेग्स, वो कभी भी किसी की लैग पुलिंग नहीं करता, है ना, नेवर लैग पुलिंग, नेवर बैक बाइटिंग, कभी बैक बाइटिंग नहीं करता, चुगली नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, लोगों का हर पॉसिबल वे में जैसे भी उससे सपोर्ट करते बनता है वो सपोर्ट करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है,
बहुत ही धैर्यपूर्ण होता है और बहुत ही काम लिसनर होता है। तो देखिए एज ए लिसनर वो क्या होता है, इंटेलिजेंट लिसनर होता है, पेशेंट लिसनर होता है, काम लिसनर होता है, बहुत धैर्यपूर्वक लोगों की प्रॉब्लम्स को या अपनी आलोचना को सुनता है। ही ऑलवेज गाइड एंड मोटिवेट हिज टीम, वो हमेशा अपनी टीम को गाइड करने में, मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही लो असर्टिवनेस का व्यक्ति होता है, यानी जिद उसकी बहुत कम होती है, और हाई एक्सप्रेसिवनेस यानी करता ज्यादा है, जिद कम करता है। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब अभिव्यक्ति, लेकिन यहां मतलब है उसके एक्शंस ज्यादा अच्छे होते हैं और जिद कम होती है। ही इज ए मैन ऑफ जस्ट एंड इक्वलिटी, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय होता है, ही इज ए मैन ऑफ जस्ट, न्यायप्रिय होता है, और इक्वलिटी पसंद होता है, उसे समानता प्रिय होती है, यानी वो इम्पार्शियल होता है। कैसा होता है, इम्पार्शियल होता है ना, और अनबायस्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स के इम्पैक्ट क्या क्या है। तो देखिए एक लीडर को पूरी टीम को लेकर चलना होता है, तो एक लीडरशिप स्किल्स के ये इम्पैक्ट हैं। अगर आपका लीडर अच्छा है, आपके कॉलेज के डायरेक्टर सर अच्छे हैं, आपका प्लेसमेंट हेड अच्छा है, तो क्या होगा कि वो कोलैबोरेशन लाएगा, है ना, टीम स्पिरिट लाएगा। और जहां भी टीम स्पिरिट और कोलैबोरेशन होता है टीम मेंबर्स के बीच में, वहां बेटर आउटकम क्या, 100% एडिशनल एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। आपका प्लेसमेंट हेड अच्छा है, वो आपके सारे बैच को मिलाकर रखता है। तो देखिए किसी के अंदर कोई स्किल अच्छी होती है, किसी के अंदर कोई स्किल अच्छी होती है। जब आपका लीडर आपके लोगों को मिलाकर रखेगा, कोलैबोरेट करके रखेगा, तो आप एक दूसरे से ऑटोमेटिकली इतना कुछ सीख जाएंगे जितना आप एक टीचर से भी नहीं सीख सकते, है ना। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन टीम मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन को ओपन करेगा, फैसिलिटेट करेगा या उपलब्ध कराएगा। टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड समझाने में मदद करेगा कि उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना। जब वो खुद भी ड्यूटीफुल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो अपने लोगों को भी, देखिए अगर आप आपका मालिक सुबह 8 बजे आ जाता है, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी अंदर से कि आप 8:30 बजे या 8:10 पर आए, है ना। तो एक व्यक्ति, एक ऐसा लीडर जो है, वो लीडरशिप स्किल का ये भी मतलब है कि ड्यूटीज लोगों में भरना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भरना, है ना। टू इन्फ्यूज इन दैम द एनर्जी एंड स्पार्क टू डू टफ टास्क, यानी चैलेंजिंग टास्क। जो चैलेंजिंग टास्क है, टफ टास्क है, मान लीजिए हमारे यहाँ कल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं कॉलेज में, है ना, यूनिवर्सिटी में, तो हम अपने लोगों में ऐसे टफ टास्क को पूरा करने के लिए उनके अंदर एनर्जी और स्पार्क भरेंगे, है ना। उन्हें डांटेंगे नहीं, बल्कि उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इग्नाइट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब उनके जैसे हनुमान जी को करा था ना कि भाई आपके अंदर तो बहुत ताकत है, आप ये सब कर सकते हो। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही अपने मेंबर्स को ये बताना होता है कि आपके अंदर ताकत है बेटा, आप ये कर सकते हो। जैसे एक अच्छा टीचर कहता है ना कि नहीं बेटा आप ये काम कर सकते हो, तो देखो आप कितने अच्छे से कर लेते हो। टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, अपने मेंबर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी योग्यता को बढ़ाना, है ना, क्षमताओं को बढ़ाना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, और उनको इन्वोक करना, उनको कॉल करना, उनको मतलब एक प्रेरित करना अच्छे आउटकम लाने के लिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। आउटकम का मतलब है रिजल्ट्स। टू हेल्प टीम मेंबर्स टू अचीव देयर गोल्स एंड टारगेट, अपने टीम मेंबर्स को गोल्स और टारगेट देना नहीं, बल्कि डेडलाइन देना नहीं, बल्कि डेडलाइन को अचीव करने में उनकी मदद भी करना। कि कैसे, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन डेडलाइन नहीं कंप्लीट कर पा रहा, गोल्स नहीं पूरे उसके अचीव हो पा रहे, टारगेट उसके पूरे नहीं हो पा रहे, तो आपका फर्ज बनता है एज ए टीम लीडर कि आप उसको तरीके बताएं कि बेटा आप ये टारगेट इस तरह से नहीं हो पा रहा, तो इस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये तो कुछ और मतलब मैं थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाहूंगी। ये बेसिकली ये वाली स्किल्स हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज का, लीडरशिप स्किल्स का क्या फायदा मिलता है ना, क्या लाभ होता है, और लीडरशिप स्किल्स होनी क्यों जरूरी हैं। और भी अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके, और आप भी बताइएगा। अगर हम एक छोटा सा बताएं तो टू डायरेक्ट द टीम, टीम को डायरेक्ट करना, है ना, ये बहुत छोटा सा है, ये लिख लीजिएगा आप। अगर हम एक और भी बात करें तो टू एंगेज टीम मेंबर्स, कई बार क्या होता है कि टीम मेंबर्स जो है खाली फिरते रहते हैं, तो आपका ये भी काम है कि टीम मेंबर्स को बेटर आउटकम में एक जो है पॉजिटिव कुछ प्रोडक्टिव असाइनमेंट देकर उनको इंगेज करा जाए। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
अब आता है लिसनिंग। लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एट वर्क प्लेस। तो लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग देखिए एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। अगर आप अच्छे से लिसन करोगे तभी तो आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। रिस्पॉन्ड का मतलब है उत्तर देना, रिस्पॉन्स देना, है ना। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम इसे एक डेफिनेशन में करें तो द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लाइज इन लिसनिंग। कन्वर्सेशन की आर्ट ही है कि लिसनिंग, कन्वर्सेशन की आर्ट जो है वो क्या है, वो लिसनिंग में पड़ती है। यानी अगर आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, अगर एक आप अच्छे कन्वर्सेशन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पहले सुनने की आदत डालनी होगी। अब देखिए एक अच्छा लीडर लिसनिंग कैसे करता है। एक अच्छा लीडर एक बहुत ही शांत और पेशेंट लिसनर होता है ना, काम और पेशेंट लिसनर होता है। वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस को सुनता है और हर पॉसिबल सोल्यूशन देता है, एवरी पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक लीडर अपने टीममेट्स को टफ और अनमैनेजेबल सिचुएशन में भी सुनता है। मैंने पहले ही बताया था, जब उसके टीममेट्स हेल्पलेस फील करते हैं। एक लीडर, एक अच्छा लीडर अपने क्रिटिसिज्म, अपनी आलोचना को भी पॉजिटिवली सुनता है, बिना एग्रेसिव हुए। एक ये भी पॉइंट है फिफ्थ, कि एक गुड लीडर अपने लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम, देखिए पर्सनल प्रॉब्लम और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चाह कर भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी बिना कहे समझ ले और कम से कम सुन ले, है ना। क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स कई बार प्रोफेशनल प्रोग्रेस को, प्रोफेशनल ग्रोथ को हिंडर करती हैं। हिंडर का मतलब बैरियर डालती हैं, रोकती हैं, रेस्ट्रिक्ट करती हैं। आगे चलते हैं। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये तो लिसनिंग वाले पॉइंट हो गए। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। एक अच्छा लीडर वो है जो अपने टीममेट्स को टाइम पर रिएक्ट करता है। रेसिप्रोकेट का मतलब है रिस्पॉन्ड करता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ही रिस्पॉन्ड करता है। मस्ट बी रिसेप्टिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टीममेट। टीममेट की प्रॉब्लम्स को लेकर रिसेप्टिव रहता है। टीममेट्स की प्रॉब्लम को लेकर उसका सोल्यूशन लेकर हाजिर रहता है। रिसेप्टिव का मतलब भी रिस्पॉन्सिव है। उसकी उस मस्ट बी रिसेप्टिव टू सम टेंगल्ड सिचुएशन। अब देखिए कुछ टेंगल्ड सिचुएशन आती हैं, कुछ टफ सिचुएशन आती हैं, तो वो उस टफ सिचुएशन को लेकर भी रिसेप्टिव रहता है। वो अपना फोन स्विच ऑफ करके नहीं बैठता, बल्कि टफ सिचुएशन में भी अपने लोगों के फोन अटेंड करता है और उनको समझाता है, उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। मस्ट पास कॉम्प्लीमेंट्स एंड एप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने लोगों को जब उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज आती है तो कॉम्प्लीमेंट्स देता है, एप्रिसिएशन देता है, अवार्ड देता है, या फिर कुछ रिकॉग्निशन देता है। तो ऐसे में आप, अगर आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, वो आपको पैटिंग कर दे, आपका कंधा थपथपा दे, तो क्या करेंगे, क्लैपिंग करा दे, तो क्या होगा, आपका दुगना उत्साह हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। must be receptive to his team even in unofficial and awkward point of time। यानी 24/7 जब अनऑफिशियल टाइम है, awkward point of time है, तो वो उस अनऑफिशियल टाइम में भी अगर उसका कोई मेंबर उससे संपर्क साधने की कोशिश करता है तो वो ये समझकर उसे इग्नोर नहीं करता कि ये तो ऐसे ही करता रहता है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है। और ऐसे में बहुत सारी सुसाइड्स, बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। ठीक है। अब यही देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग से, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन 7 मार्क्स में ये अलग से भी आ सकता है। तो आप कम्युनिकेशन, आपको पता ही है, ये आप बॉक्स में लिख दीजिएगा। कम्युनिकेशन जो है लाइफ ब्लड है लीडरशिप के लिए, और कम्युनिकेशन इज द ब्रिज। और भी एक डेफिनेशन बता देती हूँ, ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाने वाला एक ब्रिज है। ठीक है। एक लीडर को किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो कम्युनिकेट विद हिज टीम 24/7, है ना, इन टफ, इन ऑकवर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, इन अनऑफिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। उसे कब क्यों करना चाहिए कम्युनिकेशन, अपने लोगों को काउंसिल करने के लिए, गाइड करने के लिए, उनको वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। ठीक है। इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जब वो डिमोटिवेटेड हो, डिसेंट्रलाइज हो, टायर्ड हो, सिक हो मेंटली, है ना, फिर
मस्ट लीड टीम, उसे अपनी टीम को लीड करने के लिए उन्हें जो है उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको एनकरेज करने के लिए उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको टीच करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, है ना, अप स्किल करने के लिए, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। लीडर को कम्युनिकेट क्यों करना चाहिए? अपने लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, समय समय पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनको परसुएट करने के लिए। अब जैसे AKTU का कोई नया रूल आया तो आपके टीचर को, आपके डायरेक्टर को, आपके HOD को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको एग्जाम से पहले जाते समय आपको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, है ना। अच्छा लीडर वही तो होगा। परसुएट करना चाहिए। आप एग्जाम को लेकर थोड़ी डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो आपको थोड़ा परसुएट करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि नहीं आप ये कर लेंगे, या कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है, टफ है थोड़ा सा, तो उससे पहले अगर आपको कन्विंस कर दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टू इन्फ्यूज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इन टीम मेंबर्स में स्ट्रेंथ और एनर्जी इन्फ्यूज करने के लिए उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट उसे कैसे करना चाहिए? उन लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने समझने के लिए, है ना, नेगोशिएट करने के लिए। नेगोशिएट का मतलब है बार्गेन करना, एक मिडवे निकालना। क्या करना? एक मिडवे निकालना। टू टेक आउट मिडवे, ऐसा मिडवे निकालना, टेक आउट मिडवे। एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना जो इक्वली सुटेबल और जस्टिफिकेबल हो दोनों ही पार्टीज के लिए, जिसमें दोनों ही पार्टीज विनिंग फील करें। अब स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस की ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल टेंशन। अब देखिए क्या है कि जब आपके पास कुछ अनड्यू डिमांड आती है, ऐसी डिमांड जिसे आप फुलफिल करने में डिफिकल्ट और ट्रिकी फील करते हैं, जिसे आपको लगता है कि ये मेरे को फुलफिल करने में मुझे बड़ा दिक्कत आएगी, डिफिकल्ट होगा, ट्रिकी होगा, तो ऐसी अनड्यू डिमांड जब अराइज होती है आपके पास, उस अनड्यू डिमांड को पूरा करने के लिए जब आप डिफिकल्ट और ट्रिकी फील करते हैं तो उस समय जो फिजिकल और मेंटल टेंशन होती है वही स्ट्रेस है। और भी आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है? एक ट्रॉमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है ना, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है करप्ट हो जाता है और हम क्या करते हैं, या तो हम सोचना बंद कर देते हैं या हम ओवर थिंकिंग की प्रोसेस में चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रेस एक ट्रॉमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है जो हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से हिला देता है, डिस्टर्ब कर देता है, करप्ट कर देता है। और उसका कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, या दो चीजें होती हैं, या तो ओवर थिंकिंग होती है, क्या होता है, या तो ओवर थिंकिंग होती है या थिंकिंग जैम हो जाती है। थिंकिंग होती है या फिर थिंकिंग जैम हो जाती है। स्ट्रेस के टाइप बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तो है देखिए वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जिसे हम प्रोफेशनल स्ट्रेस बोलते हैं, पर्सनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, जैसे मैंने लीडरशिप की बताई थी ना, तो इसकी भी डेफिनेशन बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है, ये सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किसने कराया था ये देख लीजिए। इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस सेले, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और कब कराया था? 1936 में कराया था। तो ये एडिशनल है, कहीं ना कहीं बहुत आसान है, आप लिखाइएगा। अब स्ट्रेस को लेकर जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज नॉट स्ट्रेस, इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, बट इट्स आवर रिएक्शन टू इट, बट इट्स आवर रिएक्शन टू इट। यानी स्ट्रेस हमें नहीं मारता, बल्कि स्ट्रेस को लेकर लिया गया हमारा रिएक्शन हमें तबाह भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। जिन्होंने उसको पॉजिटिवली ले लिया वो आगे अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन करके लीडर बन जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, विनिंग पर्सन बन जाएंगे। और जिसने उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाया वो गर्त में चला जाएगा, यानी नेगेटिवली चला जाएगा। एक है स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हमारी एक्सपेक्टेशन तो है हमें कार मिल जाए, और रियलिटी है हमारी कि अभी हम साइकिल चलाने लायक ही हैं, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक गैप है। मोर द गैप मोर द स्ट्रेस। जितना ज्यादा गैप बढ़ाते जाएंगे आप स्ट्रेस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में, उतना ज्यादा स्ट्रेस में आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी, आप इसे लिखाइएगा। और भी डेफिनेशन लेनी हो तो 9149227725 पर कॉल करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले लीजिएगा।
वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की बात कर रहे थे, यानी प्रोफेशनल स्ट्रेस। तो देखिए कई बार जो होता है प्रोफेशनल डिसहार्मनी के कारण से, प्रोफेशनल डिस्टरबेंसेस के कारण से बहुत सारी टाइम स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज हो जाती हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो वर्क प्लेस पर स्ट्रेस क्रिएट कराते हैं। जैसे अगर वर्किंग आवर्स जो हैं वो बहुत लंबे हों, टायरिंग हो, है ना, विदाउट एनी इंटरवल हो, कोई इंटरवल ना हो, विदाउट रिसेस हो, रिसेस का मतलब भी इंटरवल है, प्रॉपर इंटरवल्स ना हो, तो हम थक जाते हैं। और इतने लंबे जैसे 12-12 घंटे की जो ड्यूटी करते हैं उनसे पूछिएगा। एक आदर्श टाइम पीरियड है ड्यूटीज का 8 आवर्स। अगर 8 आवर्स से 1 मिनट भी ज्यादा बढ़ने लगता है तो फिर वो टायरिंग हो जाता है। एक्सेसिव हैवी वर्कलोड, है ना, या डेडलाइंस जो है, किलिंग डेडलाइंस, आप यहां लिख सकते हैं किलिंग डेडलाइंस, टारगेट प्रेशर, है ना। तो ये अगर सब हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान फील करने लगते हैं। अगर जॉब में इनसिक्योरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लैक का मतलब कमी है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब में, तो भी आप स्टैग्नेंट फील करने लगते हैं, ठहराव फील करने लगते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई जो है राह नज़र नहीं आती, और उसमें भी आप जो है स्ट्रेस में आते जाते हैं कि आज से, जब आप ये सोचते हैं ना कि आज से 5 साल बाद भी मैं तो यहीं का यहीं पड़ा रहूंगा, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जब बॉस के साथ या सीनियर के साथ हो जाती है तो देखिए आपका फिर जॉब में मन ही नहीं लगता है ना। जब आपने देखा होगा, जब आपका वर्किंग प्लेस पे एनवायरनमेंट बहुत हार्मोनियस और स्वीट रहता है, मधुर रहता है, कोऑपरेटिव रहता है, तो आप जाना अच्छा फील करते हैं। लेकिन जब वहाँ का माहौल कलह कलेश वाला हो जाता है, कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा डिसहार्मोनियस हो जाता है, एक्रीमोनियस यानी कड़वाहट भरा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, क्वेरल सम कंडीशन अराइज हो जाती हैं, तो आपको वहां मजा नहीं आता, है ना। ऑफिस पॉलिटिक्स, किसी किसी ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, इम्पार्शियल बायस्ड डीलिंग होती है, क्रेडिट स्नैचिंग होती है। क्रेडिट स्नैचिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है कि काम किसी ने करा और क्रेडिट कोई और ले गया, है ना। लैग पुलिंग होती है, बैक बाइटिंग होती है। तो ऐसे में भी आप बहुत ज्यादा हार फील करने लगते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेस में चले जाते हैं ना चाहते हुए भी। पर्सनल स्ट्रेस में तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपका फेवरेट ले लेते हैं, डिस्टर्बेंस इन लव लाइफ, ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, है ना। कई बार सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है रिजेक्शन हो जाता है, आप बार बार किसी को ऑफर दे रहे हैं, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। लैक ऑफ मैरिटल प्लेजर्स, फुलफिलमेंट, डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल लाइफ। कई बार क्या होता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, आपको पार्टनर से वो सेक्सुअल फुलफिलमेंट नहीं मिलता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो उसमें भी आप जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जाते हैं और स्ट्रेस में आते जाते हैं, या आप खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं जब सेक्स में, तो भी आपकी कंडीशन खराब होती जाती है। जैसे इसमें एक आता है इजेक्टाइल डाइसफंक्शन, जब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फेल्योर इन एग्जामिनेशन, रिपीटेटिव फेल्योर्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब देखिए आप स्टूडेंट हैं, आपसे बेहतर और कौन जान पाएगा, AKTU के स्टूडेंट हैं तो वैसे ही आपको पता है ये सारी चीजें, कि आपने एग्जामिनेशन में आपने बहुत अच्छा करा, लेकिन आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा। आप यू वर एक्सपेक्टिंग 90% ऑफ मार्क्स और आए केवल 70, तो कितना आप डल फील करेंगे। रिपीटेटिव फेलियर्स, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार अपियर हो रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्रैक, तो भी आप डल होते जाएंगे। किसी एग्जाम में अगर आप फेलियर हो गए हैं, बैक आ गई हैं 2 या 3, भगवान ना करे, तो आप जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जब आपके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता, यू आर नॉट हैविंग गुड फ्रेंड्स, यू आर नॉट हैविंग गुड सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, है ना, यू आर नॉट हैविंग गुड गाइड एंड मेंटोर्स, टीचर्स आर नॉट सपोर्टिव, है ना, तो आप ऐसे में भी यू कैन गो इन प्रेशर। नॉट हैविंग गुड फ्रेंड्स, है ना, मेंटोर अच्छे नहीं है, गाइड अच्छे नहीं है, वेल विशर अच्छे नहीं है, रिलेटिव्स अच्छे नहीं है। कई बार तो हमारे रिलेटिव्स हमें बहुत ज्यादा डाउन फील करा देते हैं, है ना, कि मेरा बेटा तो ये कर रहा है ये, या फिर अनबायस हो जाते हैं, जलनखोर हो जाते हैं। फोर्सफुल इम्प्लीकेशन ऑफ पेरेंट्स डिजायर, सभी ने 3 इडियट मूवी देखी है, और जिस तरह से पेरेंट्स की डिजायर्स का जो बोझ है, जो इम्प्लीकेशन है, जबरदस्ती जो है लागू करते हैं, वो पेरेंट्स अपनी डिजायर को थोपते हैं आपके ऊपर, तो वो भी बहुत ट्रबलसम और बहुत पेनफुल हो जाता है।
पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके रिलेटिव्स के बच्चे विदेश जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर करके आप भी जाएं, तो ऐसे में आपका ध्यान है जो है वो मॉडलिंग की तरफ है, सिंगिंग की तरफ है, क्रिकेट की तरफ है, फैशन डिजाइनिंग की तरफ है, तो आप बड़ा ही दबा हुआ फील करते हैं, स्टक फील करते हैं। नॉट हैविंग प्रॉपर एक्सपोजर, आप छोटे शहर में रहते हैं, आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप हर अपने मतलब का कोर्स परचेज कर पा रहे हैं, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं अपनी एक्सीलेंस को प्रूव करने के लिए, तो आप अंडर प्रेशर आ ही जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में देखिए एक तो रूमिनेशन हो सकता है। रूमिनेशन का मतलब है ओवर थिंकिंग। कई बार क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, है ना, तो हमारी बनी बनाई चीजें थिंकिंग बनी बनाई चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रूमिनेशन नहीं करना है। एक परफेक्शनिस्ट, बीइंग परफेक्शनिस्ट, अगर आपने अपने आप को परफेक्शनिस्ट मान लिया है, परफेक्शनिस्ट का मतलब है कि आप ये समझते हैं कि आप परफेक्ट हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो देखिए आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी जो है 100% हमेशा नहीं दे सकते। 99 बार अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो एक बार आप ना चाहते हुए भी फेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप परफेक्शनिस्ट का टैग लगाकर घूम रहे हैं, आपने अपने आप को परफेक्शनिस्ट मान रखा है, तो आप ये अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कई बार आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप जब दूसरे के सामने जाते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा अच्छा करके दिखा रहा है, तो आप ना चाह अनजाने में ही अंडर प्रेशर चले जाते हैं। इंट्रोवर्ट नेचर, अगर आप अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, अपनी चीजें अपने में ही रखते हैं, अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करते, अपनी खुशियां किसी से नहीं बांटते, अपने दर्द को किसी से शेयर नहीं करते, अपनी एक्साइटमेंट को किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो देखिए समझ लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, आपको भी सब चीजों की जरूरत है लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ बीइंग सो मच शाय, बिकॉज ऑफ बीइंग सो मच इंट्रोवर्ट, बिकॉज ऑफ बीइंग इन योर ओन शैल। अगर आप अपने खुद के शैल में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें, ये जो इमोशंस हैं, ये आपके अंदर ओवरफ्लो बढ़ती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इन इमोशंस को जब फ्लो नहीं मिलेगा, है ना, दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, पैशंस को शेयर नहीं करेंगे। मान लीजिए अब आप देखिए किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन आप इतने शाई हैं, इतने इंट्रोवर्ट हैं कि आप उससे कह ही नहीं पा रहे हैं, सालों गुजर गए, तो एक दिन वो चली जाएगी आपके हाथ से, और फिर आपको क्या मिलेगा, आप बस अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे। स्टेटस तो भी, तो देखिए कई बार फ्लर्टी लोग जो हैं वो बड़े चीयरफुल रहते हैं क्योंकि वो अपनी इमोशंस को किसी ना किसी तरह से फ्लर्ट करते रहते हैं। स्टेटस प्रेशर, कई बार हम जो है वो स्टेटस का भी प्रेशर लिए घूमते हैं। अब देखिए इसमें हाई स्टेटस वाला भी प्रेशर हो सकता है और लो स्टेटस वाला भी। अगर आप बहुत मतलब मीडियम फैमिली से आते हैं, तो जब आप किसी जो है हाई फैमिली में जाए, हाई सोसाइटी में मूव ऑन करेंगे, कारपोरेट में जाएंगे, ग्लैमरस एनवायरनमेंट में मूव ऑन करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा क्या है स्टक फील करेंगे और ऑकवर्ड शाई फील करेंगे। आप वहां पर खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं तो आप मीडियम लोगों से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में शाई फील करेंगे। दोनों ही स्थितियां आपकी पर्सनालिटी के लिए उपयुक्त नहीं है, और दोनों में ही आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। मान लो हाई स्टेटस के हो और गांव में आपको कहीं पोस्ट में मतलब चार्ज मिल जाता है, तो आप उन लोगों के साथ कोप अप ही नहीं कर पाएंगे, मिंगल ऑन ही नहीं हो पाएंगे, है ना। अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्ट्रेस एक्चुअली फेटल है, फेटल का मतलब है रिस्की, रिस्की का मतलब है डेंजरस है ना। अगर क्योंकि क्यों रिस्की है, क्योंकि ये डिप्रेशन को लाता है। डिप्रेशन क्या है, अगर डिप्रेशन को डील ना करा जाए सक्सेसफुली, केयरफुली, तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स को लाता है। यानी आप इतना घातक हो सकता है ये डिप्रेशन कि ये फाइनली आपको सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी धके पुश ऑन कर सकता है। तो कुछ रीजंस हैं जो एक इंडिविजुअल में स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये सिम्टम्स भी हैं। अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति इन चीजों से डील ऑन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो स्ट्रेस में है। सिम्टम्स, ठीक है, लक्षण। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, अगर आपने देखा होगा, अगर आपको लगता है कि आपके मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, है ना, आपको अभी तो बहुत खुश थे, आप अचानक से उदास हो गए,
है ना। तो या अभी आप उदास थे और अभी आप बहुत एक्साइटमेंट में आ गए, तो ये दोनों ही चीजें फ्रीक्वेंटली अगर आपके मूड स्विंग हो रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी बार बार हेडेक हो रहा है, फटीग, आपको बहुत बिना काम करे थकान हो रही है, मेंटली आपको बिना कुछ सोचे बिना किसी किसी खास रीजन के टेंशन हो जा रही है, डिप्रेशन हो जा रहा है, और एक साइंटिफिक कारण है कि जॉ पेन हो रहा है, आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, डल स्किन हो रही है, एजिंग अफेक्ट आ रहे हैं, आईज पेल रहने लगी हैं, ओबेसिटी का मतलब मोटापा है, तो ये समझ लीजिए ये अफेक्ट भी हैं और इस सिम्टम भी हैं। सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम हो रही है, यानी सेक्सुअली आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इजेक्टाइल है ना, इजेक्टाइल डायसफंक्शन हो रहा है। मास्टरबेशन, अगर आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वी स्टार्ट प्लेइंग विद आवर बॉडी इटसेल्फ, हमें कुछ नहीं मिलता तो वी स्टार्ट प्लेइंग विद आवरसेल्व्स, है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी एक जो है, आप समझ लीजिए कि आप स्ट्रेस में हैं, या अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रेशन, आपका माइंड फोकस नहीं हो पाएगा अगर आप स्ट्रेस में हैं, फोकस्ड माइंड नहीं हो पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, आपको क्या है, कोई बात याद आने लगेगी, कोई नेगेटिविटी याद आने लगेगी, आपके ऊपर हावी होने लगेगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एपिटाइट, आपके पाचन में चेंज होने लगेगा, आप या तो ओवर ईटिंग करने लगेंगे या अंडर ईटिंग करने लगेंगे, और कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकता है, कब्ज हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं, यहां तक कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी हो सकता है। ये अब आपके, अगर आप पुरुष हैं तो आपके एग्स की क्वालिटी डाउन हो सकती है ना, स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो सकती है, या फिर आपको, अगर आप एक स्त्री हैं तो, अगर आप फीमेल हैं तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इतना घातक होता है स्ट्रेस, है ना। और ये सारे रीजन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमने खुद रिसर्च करी है मैंने कई बार, तब आप ये रीजंस आए हैं। एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिक, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, आप एडिक्टेड हो सकते हैं, आप स्मोकिंग कर सकते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं। अब देखिए इतनी घातक जो चीज है, उसमें मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि इट इज नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस बट इट्स आर रिएक्शन टू इट, है ना। स्ट्रेस हमें नहीं मारता, बल्कि स्ट्रेस को लेकर जो हमारा रिएक्शन है वो हमें बर्बाद भी कर सकता है, बना भी सकता है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक टेक्निक्स है, और वो टेक्निक है 4 A's की। तो हमें कुछ चीजें 4 A's में ऐसा चार्ट बना दीजिएगा, ऐसा चार्ट बना दीजिएगा, अवॉइड, आल्टर, इस तरह से, या फिर इस तरह से बना दीजिएगा। अब हमें अवॉइड क्या करना है, तो देखिए अपने एक्शन और रिएक्शन पर जो कंट्रोल खोने से रोकना है अपने आप को, है ना। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, एक्शन ले जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। अगर हम 1 मिनट रुक जाएं, 5 मिनट रुक जाएं, तो हम शांत हो जाएंगे और शांति से कोई बात कहेंगे तो ज्यादा सुनी जाएगी हमारी बात। तो हमें अपने एक्शन पर और रिएक्शन पर होल्ड रखना है। अवॉइड लॉसिंग कंट्रोल ओवर योर पेशेंस लेवल, अपने पेशेंस लेवल पर आपा खोने से, है ना, अपना आपा खोने से अपने आप को रोकना है। इसके बजाय क्या करना है, कूल, काम और पॉजिटिव रहना है, हमेशा चैलेंजेस लेने के लिए रेडी रहना है। नेगेटिव होने से खुद को रोकना है, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच आपको स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत मदद करेगी। अवॉइड बीइंग एग्रेसिव, भाई एग्जाम आ गए और आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो 5 चैप्टर हुए ही नहीं, इसकी बजाय आप ये सोचना शुरू कर देना, अरे यार एक तो मैंने कर लिया था, 4 और रह गए हैं, एक कल कर लूंगा, एक अभी शाम को देख लेता हूँ, और एक छोड़ भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, और एक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। तो एग्रेसिव नहीं होना है, कूल रहना है, अपनी चांस का वेट करना है। हर दिन आपका नहीं होता, लेकिन एक दिन आपका जरूर आता है। अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु आर डिस्टर्बिंग एंड इरिटेटिंग, ऐसे लोगों की कंपनी यानी संगति को अवॉइड करना है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, आपको बेकार की चीजों में, नेगेटिविटी में अटकाते हैं। अवॉइड सेइंग यस टू ईच एंड एवरीवन, हर आदमी को यस कहने से रुकना है, एक पोलाइट और फर्म नो कहने की आदत डालिए। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट यानी टाल मटोल यानी पोस्टपोन नहीं करना है, हमें आज की चीजों को कल पर नहीं टालना है, असाइनमेंट्स को आज की चीजों को कल पर नहीं टालना है। द मोर वी विल प्रोक्रेस्टिनेट द मोर कॉम्प्लिकेशंस वी विल बी फीलिंग। अवॉइड किलिंग टाइम इन अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज, अपने आप को अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपना टाइम खोने से रोकना है। एक है अवॉइड मल्टीटास्किंग,
हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो मल्टीटास्किंग कर सके, यानी एक ही बार में कई काम कर सके। तो वो आपको मल्टीटास्किंग भी अवॉइड करनी है। और क्या करना है आपको, वो आप बहुत सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। क्या वो ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है? आप भी कुछ पॉइंट हमें दीजिएगा, ताकि आपके पॉइंट से दूसरे बच्चों को थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिल सके। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो मल्टीटास्किंग को लेकर चल सके। अवॉइड ओवर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना। अवॉइड ओवर यूजिंग, ये तो हम सभी कर रहे हैं, फोन। ठीक है, बेसिकली हमें फोन का ओवर यूज करने से रुकना है। अवॉइड ओवर कमिटिंग, ये यहां पर आ गया, ओवर कमिटिंग ये वाला है। अगर आपको ये नहीं लिख पाए तो ये लिख लीजिएगा, अवॉइड ओवर कमिटमेंट्स। आपने, आपकी 10 गर्लफ्रेंड है, आपने 10 को कमिटमेंट दे रखी है, तो बताओ क्या होगा? सोचो 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 और बताना। ठीक है। एक्सेप्ट, अब कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट भी करना है ना। हम इस दुनिया में आ गए हैं तो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर, आपकी शादी हो गई है तो जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि उनको फॉरगिव करना, क्षमा करना, इग्नोर करना। एक्सेप्ट द चैलेंजेस एज दे कम टू यू, चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज, ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। चुनौतियां अपने आप में अवसर होती हैं। जो जिन्होंने चुनौतियों को पकड़ लिया वही इतिहास में आज महापुरुषों के दर्जे में कहलाए हैं। तो चैलेंजेस जो है अपॉर्चुनिटीज है, चैलेंजेस को जितना ज्यादा एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटेलिजेंट, ब्रेव, विट्टी, इनोवेटिव, क्रिएटिव, फर्म माइंडेड बनना है, फर्म डिटरमाइंड बनना है चैलेंजेस को फेस करने के लिए, है ना। एक चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, यानी कि एक मजबूत रणनीति बनानी है, मजबूत प्लानिंग बनानी है। नई स्ट्रैटेजी याद होता है तो प्लानिंग लिख दीजिएगा। ऑर्गेनाइज प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल बनाना है। अवॉइड योर वीकनेस, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। अब देखिए, मान लीजिए आप में कुछ वीकनेसेस हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। उनको हाइड मत करिए और उनकी वीकनेसेस पर काम करना शुरू करिए। कई बार हम वीकनेसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें इस चीज की, हाँ हम ये चीज में कमजोर हैं। हो सकता है आपकी कोई वीकनेस हो तो आपकी कोई स्ट्रेंथ भी तो होगी। तो अपनी वीकनेस को पहचानिए और उन पर काम करिए। एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक, अपनी फेलियर्स को पहचानिए, उनको हाइड मत करिए, बल्कि अपनी फेलियर्स से, अपनी मिस्टेक से एक लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी है। बहुत सारी चीजें और भी हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, और उसमें है एक्सेप्ट द रियलिटी। आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड चली गई, है ना, भगवान ना करे, आपको छोड़कर चली गई। आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि वो चली गई, अब नहीं आएगी कभी। जब आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप उसकी हैप्पी हैप्पी मेमोरीज, कोई भी रिलेशनशिप आपने जो जिया है उसमें हैप्पी मेमोरीज होंगी, तो उन हैप्पी मेमोरीज के सहारे आप आगे बढ़िए, है ना। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। कई बार हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर हमें दूसरे क्लास में बिठा दिया गया तो हम कई दिनों तक अपने फ्रेंड्स को मिस करते रहते हैं। तो चेंजेस आर द लॉ ऑफ नेचर, चेंजेस आएंगे ही आएंगे नेचर में। अगर आपका ट्रांसफर हो गया है तो वो चेंज आप एक्सेप्ट करिए। बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। एक्सेप्ट नॉट एवरीवन इज फॉर यू, ये भी एक्सेप्ट करिए कि हर व्यक्ति आपके लिए नहीं है, हर चीज आपके लिए नहीं है, हर तोहफा आपके लिए नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। आपको हो सकता है आप नहीं ये वाली अपॉर्चुनिटी को कैश कर पा रहे हैं, तो आप कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ठीक है। अल्टर, अल्टर ये वही वाला अल्टर है जो हम दर्जी के यहाँ जाते हैं और चेंज कराना, मतलब अल्टर का मतलब है बदलना। तो देखिए, कई चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमें बदलने की जरूरत होती है। लाइफ में जब कभी भी अनफेवरेबल, अनमैनेजेबल, अनफिट कंडीशन आए, सरकमस्टेंसेस आए, तो उन अनफेवरेबल और अनमैनेजेबल सिचुएशन को फेवरेबल में चेंज करना है। कैसे करना है? अपनी विट लगाकर, विट का मतलब बुद्धिमानी, विजडम लगाकर, अपनी इंटेलिजेंस सी लगाकर, अपना करेज लगाकर, अपना हार्डवर्क लगाकर, अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाकर। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। ऑल्टर योर सेल्फ टू, कई बार हमें खुद को भी बदलने की जरूरत होती है एटमॉस्फेयर में फिट होने के लिए। हम गलत नहीं होते, बल्कि एटमॉस्फेयर में फिट होने के लिए हमें बदलना होता है। डू इन रोम एज रोमन्स डू, इसे बॉक्स में लिखिएगा, वैसा ही करिए जैसे रोम, जैसा देश वैसा भेष, है ना। ये वाली अप्रोच यहाँ काम करेगी। आई एटीट्यूड, जो आई अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा फेटल और रिस्की होती है।
आजकल के एनवायरनमेंट में आई अप्रोच के साथ आप काम मत करिए, यू अप्रोच लाइए। और यू अप्रोच क्या होगी कि इससे टीम स्पिरिट डेवलप कर पाएंगे आप, और जो आपके खिलाफ भी खड़े हैं वो भी हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट कर पाएंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल आउटबर्स्ट। देखिए, जिंदगी में इमोशनल आउटबर्स्ट ना तो पर्सनल लेवल पे काम करता है ना प्रोफेशनल लेवल पे काम करता है। तो इमोशनल आउटबर्स्ट को रोकना है, इसकी जगह इमोशनल इंटेलिजेंस लाइए, प्रोफेशनल मैच्योरिटी लाइए। बात बात पर टूटने की जरूरत नहीं है। नेवर फील ब्रोकन, है ना। कभी भी ब्रोकन फील मत करिए, बल्कि जब भी आपको ब्रोकन फील हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल मैच्योरिटी की जरूरत है कि आपको ये चीजें अपने अंदर अल्टर करनी ही है। देखिए, सक्सेसफुल बनना है तो अल्टर वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टर योर रूटीन, एक और अब आप बढ़ा लीजिएगा, इसमें अपने रूटीन को भी अल्टर करना है। अब देखिए, हम आप में से बहुत सारे बच्चे जो है हॉस्टल लाइफ में रहने लगे हैं, तो आपको एक अर्ली बर्ड बनना है। जब आप अर्ली बर्ड का मतलब है नाइट आउल नहीं बनना है, रात को बहुत देर तक सोना और सुबह देर तक उठना, 12-12 बजे उठना। उसमें क्या होता है कि सुबह की एनर्जी को आपको लेंगे ना तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे पूरे दिन। ऐसे ही अल्टर योर ओवर थिंकिंग मेंटेलिटी, अगर आपका ओवर थिंकिंग है तो उसको आपको चेंज करना होगा। उसकी जगह आपको रेशनल लॉजिकल बनने की जरूरत है, रीजनेबल बनने की जरूरत है। अडेप्ट का मतलब है ढालना। कई बार हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना होता है। अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी आर्ट है जो हमें स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। कुछ चीजें हैं जो कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अपने आप को एनवायरनमेंट के अडेप्ट अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुकूल ढालने की कोशिश करनी है जिस एनवायरनमेंट में हम हैं। डू इन रोम एज रोमन्स डू। अडेप्ट ए लिस्ट ऑफ हैप्पी पीपुल। आपको एक लिस्ट तैयार रखनी है ऐसे लोगों की जो आपको हैप्पी कर सकते हैं। हैप्पी रिसोर्सेज, जैसे कॉफी पीना किसी को पसंद हो सकता है, गार्डनिंग करना किसी को पसंद हो सकता है, ट्रैवलिंग करना किसी को पसंद हो सकता है, अपने फेवरेट लोगों से बात करना, म्यूजिक सुनना, वायलिन बजाना, प्ले करना, है ना, डांसिंग करना, जिम जाना, ये सब एक्सरसाइज करना, योगा करना, बुक्स रीडिंग करना। तो हैप्पी रिसोर्सेज और हैप्पी पीपल की लिस्ट बनाइए। हो सकता है आपकी लिस्ट में कोई सीनियर हो, आपका फ्रेंड हो, आपका मेंटोर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको हैप्पी और मोटिवेटेड फील कराते हैं। उन सभी बातों के बारे में सोचिए दैट कैन मेक यू फील हैप्पी एंड चीयरफुल, जो आपको हैप्पी चीयरफुल बना सकते हैं। अपनी लाइफ में एक मूल मंत्र को अडेप्ट कर लीजिए, जैसे आई कैन डू इट, जैसे 3 इडियट में करा था ना उसने, ऑल इज वेल, है ना। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ का कोई मंत्रा बना लीजिए कि आई कैन डू इट। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, मैं हर काम को कर सकता हूँ। ये काम मेरे लिए क्या बड़ी चीज है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम कम्स बट विद इट्स सोल्यूशन। प्रॉब्लम आती है लेकिन अपना सोल्यूशन साथ लेकर आती हैं। तो ये तो मैनेजमेंट टेक्निक थी, 4 A's जिन्हें कहते हैं। इनके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें स्ट्रेस को ओवरकम करने में, स्ट्रेस से पीछा छुड़ाने में हमारी मदद करते हैं। सुरक्षात्मक तरीके हैं, जैसे हम कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, रिलीजियस लिटरेचर पढ़ सकते हैं। रिलीजियस लिटरेचर का ये प्रभाव है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर देता है। ये आपको फिर, जैसे मैंने आपके साथ कोई गलत करा तो आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आता, बल्कि आप कर्मास समझने लगते हैं अपने। बिलीव इन द डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। तो डॉक्ट्राइन ने लिख पाए तो प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। इस डॉक्ट्राइन में बिलीव करिए कि एक्शन इज योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न। एक्शन करना आपका काम है, फल की प्रतीक्षा करना आपका काम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए, थोड़ा सा भगवान से जुड़िए, कनेक्ट विद गॉड। आप किसी भी धर्म में हैं, उस धर्म से मतलब जो भी गॉड से जुड़िए, ऊपरी सत्ता से जुड़िए, आलमाइटी से जुड़िए, अल्लाह से जुड़िए। डेवलप ए हॉबी, हॉबी डेवलप करने की कोशिश करिए। जब भी आपके पास कोई हॉबी होती है तो आपको स्ट्रेस फ्री करने में बड़ा मदद करती है। जब भी आपको लगने लगे कि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं बहुत डल फील कर रहा हूँ, नेगेटिव फील कर रहा हूँ, तो आप अपनी हॉबी को लेकर बैठ जाइए। पेंटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना। हॉबी से क्या होगा कि ये आपको रेजुविनेट करेगी, क्या करेगी, रे एनर्जाइज्ड करेगी, आपको पैशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन से भरेगी और आपके डल माइंड को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपका माइंड डाइवर्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। टेक आउट सम क्वालिटी टाइम फॉर योरसेल्फ, यानी इसे हम कहते हैं सेल्फ केयर।
अपनी सेल्फ केयर में भी ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, ग्रूम करिए अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छी मूवीज देखिए, ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा हो सकता है, हिली एरियाज में ट्रैवल करिए या ट्रैवलिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो जैसे भी प्लेसेस आपको पसंद है वहां पर ट्रैवल करने से आप नए लोगों से मिलेंगे, नए विचार आएंगे, नए आपके अंदर नई एनर्जी आएगी। कुछ क्वालिटी टाइम अपने फैमिली और क्लोज्ड फ्रेंड के साथ गुजारना बहुत जरूरी है। अपनी एक एक प्रॉब्लम को उनसे शेयर करिए, वहां से आपको जरूर कोई राह मिलेगी। सेट ए गोल इन योर लाइफ, अपनी लाइफ का एक गोल बना लीजिए, और मैं तो कहती हूँ हर दिन का, जैसे अभी आप सोने जा रहे हैं है ना, तो आप अगले दिन का गोल बना लीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करने हैं कल को, और इनमें से नहीं कर पाया तो वो अगले दिन, फिर मतलब जब आप कल आए तो आप एक मतलब रीथिंक करिए, एक रिव्यू करिए कि आपने आज क्या क्या गोल बनाए थे आज के लिए, और आप उसमें से क्या अचीव कर पाए, क्या नहीं अचीव कर पाए हैं। सेटल डाउन योर ओन डेडलाइन, अपनी खुद की डेडलाइन बनाइए और अपने गोल्स को ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब है इंच बाय इंच, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी वन बाय वन जो है क्रैक करिए। कुछ मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए। जो ग्रेट पर्सनालिटीज की स्ट्रगलिंग स्टोरीज हैं वो आपको बहुत बूस्टअप करेंगी, आपको एक पाथ दिखाएंगी, गाइडलाइन देंगी। कुछ टाइम नेचर के साथ बिताइए, नेचर बहुत आपको हील करती है। नेचर क्या होती है? हीलिंग एनर्जी देती है। स्पोर्ट्समैन बनिए। स्पोर्ट्स खेलने का सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव क्या होता है कि ये हमें फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और साइकोलॉजिकली भी फिट करते हैं। डायरी बनाइए और अपनी हर चीज, अपना हर दर्द राइटिंग में लिखना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी टेंशन लेसन होंगी। लेसन का मतलब है लेस से बनाइए, कम होंगी। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपने आप की कंपेरिजन किसी और से मत करिए। आप अपने आप के बेस्ट वर्जन है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कंपीट विद योर सेल्फ। आपकी जो कंपटीशन है वो खुद से होना चाहिए। अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए और अपने आप से कंपीट करिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी कि बी एन अर्ली बर्ड, डू नॉट बी ए नाइट आउल। ठीक है। ईट वेल, अच्छा खाना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बासी स्टेल फूड खाने की जरूरत नहीं है ना, फ्रिज में रखा हुआ फूड खाने की जरूरत नहीं है। इससे बुद्धि भी खराब होती है और मेंटल टेंशन भी कहीं ना कहीं जनरेट होती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में जाइए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है, और जब स्ट्रेंथ पता लगती है तो भी आप रेजुमिनेट होते हैं, और जब वीकनेस पता लगती है तो आप अपनी वीकनेस पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ सोशल और रिलीजियस गैदरिंग आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे टी पार्टी कर सकते हैं, किटी पार्टी कर सकते हैं, कभी कभी आप मास प्रेयर कीर्तन कर सकते हैं, कुछ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हेल्प द पुअर एंड द नीडी, कभी कभी आप कुछ लोगों की हेल्प भी करिए। इससे आपको लगेगा कि हाँ, आपको अपनी समर्थता का, अपनी कैपेबिलिटीज का एहसास होगा और आपको बहुत आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कुछ छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके अंदर बहुत ही गॉडली पावर्स, डिवाइन पावर्स होती हैं, और उनके अंदर एक ऐसी हीलिंग एनर्जी होती है जो आपको आपके मूड स्विंग को ठीक कर देती है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि चॉकलेट खाना और बनाना खाना जो है उससे भी स्ट्रेस कम होता है। तो चॉकलेट खाकर देखिएगा और बनाना भी खाइएगा। हाँ, लेकिन बनाना ओबेसिटी को भी बढ़ाता है, तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो मत खाइएगा। अब आता है मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ में हमारी इमोशनल, हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग आती है। वेलबींग का मतलब है हमारा सोशल वेलफेयर आता है। मेंटल हेल्थ में क्या आता है? इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग आती है। यानी हम अगर इमोशनली फिट हैं, है ना, तब हम मेंटल हेल्थ हमारी ठीक है, इसका मतलब साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से सब कुछ सही है तो सही है, और सोशली अगर हमारे पास सब अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे मित्राज हैं, तो भी हम मेंटली फिट हैं। मेंटल हेल्थ का प्रभाव क्या करता है? इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, एक्ट, फील एंड रिएक्ट। ये हमारे थिंकिंग पर, हमारे फीलिंग, हम क्या कैसे फील करते हैं। एक मेंटली हेल्दी पर्सन अच्छा ही फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, नेगेटिविटी में भी। उसके एक्शन पॉजिटिव होंगे, उसके रिएक्शन पॉजिटिव होंगे। बी हम्बल एंड पोलाइट इवन विद दोज हु आर डिस्टर्बिंग। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स में आ सकता है कि वर्क प्लेस पर हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें।
तो देखिए, अगर वर्क प्लेस पर बहुत लोग बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, तो आप उनसे डील करते समय, ऐसे लोगों से भी डील करते समय एक्स्ट्रा हम्बल और पोलाइट हो जाएंगे, तो वो भी एक दिन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये पर्सन तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, तो फिर मैं कैसे इसको और ज्यादा डिस्टर्ब करूं। अपने वर्क की क्वालिटी को डे बाय डे बढ़ाते जाइए। जब आपका वर्क, आपने सुना है ना कि काम बोलता है, तो जब आपका काम बोलेगा तो कोई आपके अपोनेंट भी आपके ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स डिस्कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सारे लोग मना कर देते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो सबने मना कर दी हैं वो आप ग्रैब कर लीजिए, समझ जाइए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली लोगों की निगाहों में आए बिना नहीं रह पाएंगे, अपने ऑफिसर्स की निगाहों में। सबमिट द असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम, जो भी आपको असाइनमेंट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, वो समय से पहले, अहेड ऑफ टाइम का मतलब है समय से पहले पूरा करिए। असाइनमेंट को केवल असाइनमेंट की नज़र से मत करिए, असाइनमेंट को करते समय एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा इनोवेशन और थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करिए, तो आप जरूर कहीं ना कहीं अपना एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज, ऐसे लोगों की कंपनी को नज़रअंदाज करिए जो डिस्टर्बिंग है, और डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, लोगों की बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अवॉइड हैविंग आई एटीट्यूड, देखिए आई एटीट्यूड सारे बोन ऑफ कंटेंशन है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की, फसाद की जड़ है ना। बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है, झगड़ा लाती है ये। तो आपको आई एटीट्यूड यानी ईगोइस्टिक नहीं होना है, बल्कि यू एटीट्यूड यानी लोगों को साथ लेकर चलना है। उससे टीम स्पिरिट बनेगी और कॉन्जीनियल यानी हार्मोनियस एनवायरनमेंट बढ़ेगा, हार्मोनियस और हेल्दी एनवायरनमेंट बढ़ेगा। फॉलो द डॉक्ट्राइन, इस बात पर विश्वास करिए कि भगवान ऊपर है, सब कुछ देख रहे हैं, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, एक्शन इज आवर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट आवर कंसर्न। अगर हमने एक्शन करें तो उसका फल भगवान दे ही देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप को अपडेट करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए, अप स्किल करते जाइए, अपने पोटेंशियल को बढ़ाते जाइए, हर क्वार्टर में, हर तीसरे महीने में। इम्पार्शियल मत बनिए, अनप्रिजुडाइज्ड मत बनिए, अनबायस्ड मत बनिए, बल्कि सबके लिए ए मैन ऑफ जस्ट, ए मैन ऑफ इक्वलिटी बनिए। अब देखिए फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के। तो देखिए फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाए थे। ओबेसिटी आ सकती है आपको, मोटापा आ सकता है, अबॉर्शन हो सकते हैं, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपकी स्किन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है, ड्राई हो सकती है आपकी स्किन, डल स्किन हो सकती है, पेल स्किन हो सकती है, आईज पेल हो सकती है, शाइनिंग नहीं रहती है ना, नो शाइनिंग आईज। स्लीपलेस नाइट हो सकती है आपकी, ओवर स्लीपिंग हो सकती है, साउंड स्लीप नहीं होती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, आप बीच बीच में जाग जाग कर उठते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है आपको, है ना, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन्स आ सकते हैं आपको, मसल पेन, जॉ पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, फटीग, आपको थकान, थोड़े से काम से ही थकान हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकती है, अंडर ईटिंग हो सकती है, रैपिड हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, पल्पिटेशन हो सकता है यानी कि हृदय की धड़कन जो है, हृदय की धड़कन बढ़ना। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, एंजाइटी आपको आ सकती है, चिंता आ सकती है, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है आपकी, यानी आप बहुत इरिटेशन में आ सकते हैं, मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट आपका किसी भी काम को करने का खत्म हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, हर समय लेटे रहने का मन करता है ना, डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन फॉग हो सकता है। बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके फ्रीक्वेंट मूड स्विंग हो सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज से विड्रॉल हो जाता है, यानी कहीं पार्टी में जाने का मन नहीं करता है ना, कहीं सोशल कंपनी, किसी गैदरिंग में बैठने का मन नहीं करता है ना, महफिल में तन्हाई, तन्हाई में महफिल है ना। चेंजेस इन एपिटाइट और स्लीप पैटर्न्स, पाचन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर स्लीपिंग, अंडर स्लीपिंग हो सकती है। इंक्रीज यूज ऑफ टोबैको और अल्कोहल, ऐसी चीजों का, टॉक्सिक चीजों का, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है आपकी, टॉक्सिक डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन और अवॉइडेंस, आप चीजों को लेकर टाल मटोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकती है, फिडजेटिंग हो सकती है। फिडजेटिंग का मतलब भी है कि कंपन हो सकता है, आप मतलब बहुत ज्यादा
अस्थिर हो सकते हैं फिजिकली। नेल बाइटिंग, ये भी देखिए होता है, कई बार हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम अनचाहे अनजाने में नेल बाइट करते हैं, हेयर पुलिंग भी कर सकते हैं, है ना। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो होता ही है। बीइंग ओवरली क्रिटिकल, बहुत ज्यादा ओवरली क्रिटिकल हो जाएंगे, परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, आप क्लास से, सोशल चीजों से एब्सेंट हो सकते हैं। अब देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में आए हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। वैसे तो रेजिलियंस का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये तो एकेटीयू है और आपका क्या जाता है थोड़ा सा करने में। रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अडेप्टिंग टू चेंज, आप चेंज करने के लिए अनुकूल हैं। टफ टाइम में आप टाइम को देखते हुए फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी डू इन रोम एज रोमन्स डू। बाउंसिंग बैक, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप किसी कठिन चीज से, आप किसी फेल्योर से बाउंस बैक करते हैं। अगर आप 10 बार भी फेल्योर होते हैं तो 11वीं बार बाउंस बैक करके आप दोबारा से कोशिश करते हैं। इमोशन को मैनेज करते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनली फूल, आप इमोशनल बैलेंस में होते हैं, आप इमोशनली मैच्योर्ड होते हैं। और हाँ, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंसेस से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। चैलेंजेस के साथ ग्रो करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, नॉट ऑन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये सब है रेजिलियंस। ये एक बार आ चुका है कि ये अभी भी आ सकता है, इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन क्या लाता है? देखिए कोऑपरेशन अगर है वर्क प्लेस पर, तो ये सबसे पहले तो टीम वर्क को इनवाइट करेगा। और जब आपके यहाँ टीम वर्क होगा तो एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा। सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की लैग पुलिंग नहीं होगी, बैक बाइटिंग नहीं होगी, इनहेल्दी पॉलिटिक्स नहीं होगी, ठीक है। ट्रस्ट आएगा रिलेशनशिप में। कामरेडशिप का मतलब है कंपेनियनशिप आएगी, यानी कि एक मिलकर काम करने की प्रवृत्ति आएगी और इस तरह से पॉजिटिव कल्चर आएगा। और जब ये सब होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लीजिएगा। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, देखिए डिस्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है सारा का सारा। यू स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है। यू स्ट्रेस का मतलब है एक पॉजिटिव स्ट्रेस जो आपको मोटिवेट करता है, री एनर्जाइज करता है ना। जैसे आपको मान लो आपके घर में शादी है, तो आप जो है उसके लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो वो यू स्ट्रेस होता है। मीटिंग के डेडलाइंस को अगर आप पॉजिटिवली करते हैं तो वो आपको यू स्ट्रेस देता है। फ्रेशर पार्टी हो रही है ना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो वो यू स्ट्रेस है। डिस्ट्रेस तो नेगेटिव स्ट्रेस है, जो आपको हार्म भी करता है, बर्डन्स भी करता है, एंजाइटी देता है, बर्नआउट देता है, डिप्रेशन देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली स्ट्रेस हैंडल करने की ही कैपेबिलिटी है, आर्ट है, जो आपको चिल रहते हुए स्ट्रेस हैंडल करना सिखाती है। इट इज नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट्स आवर रिएक्शन टू इट। यहाँ पर ये सटीक बैठती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको स्ट्रेस, क्या चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं, क्या चीजें आपके लिए स्ट्रेस लाती हैं, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। यानी व्हाट ब्रिंग्स स्ट्रेस फॉर यू, ये आपको आइडेंटिफाई करना है पहले में तो। और दूसरे में क्या आता है कि फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करना है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, जिम जाना, है ना, अपने फेवरेट पर्सन से बात करना, ट्रैवलिंग करना, ये सब पहले ही बता चुके हैं। शॉर्ट ब्रेक लेना, काम को कभी भी बहुत ज्यादा देर तक करेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा, डल हो जाएगा, उतनी एनर्जी नहीं आएगी। एक आता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि हर 15 मिनट बाद आपको एक 5 मिनट का शॉर्ट इंटरवल लेना होता है। और जब 15-15 मिनट ऐसे आपने 15 मिनट काम करा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे जब 4 एक साइकिल पूरे कर लेते हैं तो 4 साइकिल के बाद आपको एक आधा घंटे का बड़ा ब्रेक लेना होता है। तो इससे जब भी आप ब्रेक के बाद लौटते हैं तो बहुत दुगनी स्ट्रेंथ के साथ आप जो है काम में इंडल्ज होते हैं। कुछ हॉबी आप डेवलप कर सकते हैं और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए, वो चीजें आइडेंटिफाई करिए जो आपको परेशान करती हैं, ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करिए जो आपके अंदर स्ट्रेस लाती हैं। तो ये सारा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आई होप आपको यूनिट पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन 9149227725। आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी अग्रवाल आपसे विदा लेती है। बाय बाय।